अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिल्कुल ही बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास स्टार्ट की थी कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ ACC F4 की। तो व्हाट आई सेड इन दैट क्लास कि हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस, किस तरीके से हम लोगों को सिलेबस डायसेक्ट इवेल्यूएट करते हुए इख्तिताम पजीर करना है। वैसे ही व्हेन आई वाज टीचिंग यू और टेलिंग यू अबाउट द होल ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, तो मैंने क्या बोला था, हम बिल्कुल ही जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है सब्जेक्ट की, हम उससे इस चीज को लेके चलेंगे। तो एज आई मेंशन ऑन द बोर्ड और रिटन ऑन द बोर्ड, ठीक है, तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है हम लोगों का वो चैप्टर 1 है, ठीक है, जो आपके सिलेबस का सेक्शन ए है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द लीगल सिस्टम। उसका टॉपिक नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है लॉ एंड द लीगल सिस्टम। उसका कॉन्सेप्ट है डिफाइन लॉ एंड डिस्टिंग्विश इट्स टाइप। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बताएंगे भाई कानून होता क्या, ठीक है, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई दुनिया में कानून लाने की। देखें, कानून डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर दुनिया के अंदर रहा है, ठीक है। अगर आप इंसेप्शन लेके जाएं, ठीक है, तो जब दुनिया बनी थी तब भी उस वक्त कानून एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। और आज दुनिया जिस तरीके से गवर्न कर रही है, ठीक है, रूल कर रहे हैं लोग, उस पर भी कानून एग्जिस्ट कर रहा है। और हमारा फोकल पॉइंट क्या है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारा फोकल पॉइंट है सिर्फ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ के दरमियान। अच्छा, तो जब बहुत सारी चीजों के अंदर इवोल्यूशन आई, ठीक है, रेवोल्यूशन आई, चीजें के अंदर मजीद इनोवेशन आई, ठीक है, इन्वेंशन हुई, तो कानून के अंदर भी वक्तन वक्तन चीजें चेंज होती चली गई। लेकिन कानून के अंदर बेहतरी आई है, ठीक है, कानून के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स लेकर आए। लेकिन उन तमाम चीजों को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे भाई कानून होता क्या है। तो कानून, ठीक है, लॉ के जो उर्दू के मतलब है, ठीक है, उसको कहते हैं भाई, अगर मैं यहां लिखूं तो ये क्या चीज है, ये है भाई कानून। कानून समझना है। अब अगर आप देखा है तो कानून के अंदर उसने चीजें बताई हैं कि भाई कानून एक प्रिंसिपल है, एक रेगुलेशन है। मतलब ये कि रेगुलेशन हो गई या फिर आपके प्रिंसिपल हो गए, ठीक है, रूल्स हो गए आपके, वो चीजें जिसकी जरूरत पड़ती है किसी भी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, ठीक है, किसी चीज को चलाने के लिए, कोई सेट ऑफ कंडक्ट के लिए, या कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, उसको चलाने का तरीका, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो गए, रेगुलेशंस हो गई, ठीक है, जो एस्टैब्लिश बाय अथॉरिटी। अच्छा, अथॉरिटी कौन होती है इस मुल्क के अंदर? अथॉरिटी कौन है आपकी इस मुल्क के अंदर? अथॉरिटी हो गई आपकी पार्लियामेंट, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यूके के हिसाब से यूके गवर्नमेंट, वो अथॉरिटी जो लॉ बनाते हैं, ठीक है। हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे लॉ बनता कैसे, क्या क्या किस किस्म के लॉज होते हैं, ठीक है, वो आगे सॉर्ट ऑफ डिस्कशन है। लेकिन एज ऑफ नाउ अथॉरिटी कौन हुआ? बनाने वाला इदारा, वो इदारा जो कानून बनाता है। तो क्या सीखा? प्रिंसिपल हो गए, रेगुलेशन हो गई, जो एस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी। किन के ऊपर लागू होता है? एप्लीकेबल किन के ऊपर होगा? ऑब्वियसली लोगों के ऊपर होगा, ठीक है। मतलब ये एक प्रिंसिपल, एक रेगुलेशन, ठीक है, एक आपका कोड ऑफ कंडक्ट, एक आपका रूल, ठीक है, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए आपकी, ठीक है, ये चीजें हो गई। उसको एस्टैब्लिश करते हैं कौन लोग? अथॉरिटी। एप्लीकेबल किन पे होता है? लोगों के ऊपर, ठीक है। जब ये चीज हो गई, प्रिंसिपल हो गए, रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गई, एस्टैब्लिश बाय अथॉरिटी हो गई, एप्लीकेबल ऑन पीपल हो गए, ठीक है, तो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर होते हैं, कोई शक्ल इख्तियार की हुई होती है उन्होंने। तो हमारे हिसाब से शक्ल किन किन फॉर्म में इख्तियार होती है भाई? पॉलिसीज की फॉर्म में होंगी, कस्टम्स की फॉर्म में होंगी, रेगुलेशंस की फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो यहां तक अभी तक हमने क्या सीखा है भाई? लॉ क्या है, कानून क्या है? कानून एक रूल है, एक रेगुलेशन है, एक पॉलिसी है, ठीक है, एक कस्टम्स है, एक आपका सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक अथॉरिटी बनाती है लोगों को गवर्न करने के लिए, लोगों के ऊपर एप्लीकेबल करने के लिए, जो 3 से 4 फॉर्म्स के अंदर होती हैं। लेजिस्लेशन की फॉर्म में होगी, कस्टम्स की फॉर्म में होगी, ठीक है, आपकी पॉलिसीज की फॉर्म में होंगी। आगे क्या कह रहा है
कह रहा है इन्फोर्स एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय जुडिशियल डिसीजन, मतलब इस चीज को लागू जब किया जाएगा, इन्फोर्स कब किया जाएगा उसको, ठीक है, जब अप्लाई तब किया जाएगा जो बैक्ड होंगे जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन मतलब आपके कोर्ट्स के अंदर डिसीजन आ चुके होते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, आप एक पॉलिसी डिजाइन करते हो, एक सेट करते हो अपनी आवाम के लिए, आवाम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर वो ला कानूनियत के ऊपर होता है, ठीक है, तो कोर्ट के डिसीजन से उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जब कानून बनता है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग बैकिंग होती है आपके मुल्क के अंदर जो आपके कानूनी डिसीजन होते हैं, जैसे जुडिशियल डिसीजंस कहते हैं उसको, ठीक है, उसके तहत आपके जितनी भी सेट्स ऑफ पॉलिसीज होती हैं उसको बनाया जाता है। तो अगर बिल्कुल लेमन तरीके से देखा जाए, लॉ क्या है? लॉ एक इन्फोर्सेबल बॉडी है। किस चीज की इन्फोर्सेबल बॉडी है? रूल्स की, वो रूल्स की जो गवर्न करते हैं सोसाइटी को। इन्फोर्सेबल का मतलब क्या हुआ कि उस चीज के ऊपर कानूनियत लेकर आना। एक होता है ला कानूनियत, अनइन्फोर्सेबल जिसे कह लो, या नॉन इन्फोर्सेबल कह लो, ठीक है, उसके ऊपर कानूनियत अप्लाई नहीं हो सकती। अगर जिन पे कानूनियत अप्लाई हो सकती है, जो कानूनी तहत हैं, ठीक है, जो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल के तहत हैं, वो रूल्स, वो रेगुलेशन जिससे सोसाइटी गवर्न कर सके, चला सके, उसको क्या कहते हैं? कानून। तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक सीखा कि भाई कानून क्या है? कानून बेसिकली एक पॉलिसी है, एक रूल है, एक रेगुलेशन है, ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ आपका प्रिंसिपल है जो इस्टेब्लिश करती है कौन? अथॉरिटी। किस पे एप्लीकेबल होता है? लोगों पे। किस फॉर्म में होता है भाई? पॉलिसी की फॉर्म में होता है, कस्टम्स की फॉर्म में हो सकता है, लेजिस्लेशन की फॉर्म में हो सकता है, जो इन्फोर्स्ड और रिकॉग्नाइज्ड होती है बाय जुडिशियल डिसीजन। ये तो हो गई आपकी लॉ की बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, अब बात सिर्फ इतनी है कि भाई इसकी जरूरत पड़ी क्यों? देखें, वक्त के साथ साथ लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्राइम परफॉर्म करना शुरू कर दिया, लोगों ने क्राइम करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने ये करना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए उसको कानून बनाना पड़ा, और कानून सख्त से सख्त करना पड़ा ताकि जो मजलूम है उसको इंसाफ मिल सके। कानून हमेशा जो है वो जालिम को सजा और मजलूम को इंसाफ दिलवाने के लिए बनता है। दुनिया में कोई भी कानून हो, वो जालिम को इंसाफ नहीं दिलाता बुकिश लेवल के ऊपर, ठीक है। जो बुक रूल के हिसाब से जब आप कानून लिखते हो तो आपकी नजर में एक जालिम है, एक मजलूम है, जालिम जुल्म कर रहा है, मजलूम को इंसाफ दिलवाना है, तो मजलूम को इंसाफ कौन दिलवाएगा? कानून दिलवाएगा। तो इसी तरीके से जब हम लोग बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ के अंदर देख रहे हैं चीजें, तो कानून की जरूरत क्यों पड़ी? कानून की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई जब लोगों ने अपनी प्रैक्टिसेस, जब सेलर्स ने, जब मल्टीनेशनल्स ने, जब बिजनेसेस ने लोगों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया थ्रू प्राइसिंग, थ्रू प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसके बाद उस चीज को गवर्न करने के लिए, उस चीज को कार्टेल करने के लिए, ठीक है, क्रैक डाउन करने के लिए अथॉरिटी ने कानून बनाया। उस कानून के तहत उनका फोकल पॉइंट क्या था कि भाई मुझे मजलूम को इंसाफ दिलवाना है जालिम के जुल्म और सितम से। असल जो कानून का बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि मजलूम को इंसाफ दिलवाना है जालिम के जुल्म और सितम से, ठीक है। तो यहां तक जरा कॉपी करें, फिर हम डिस्कस करते हैं कि भाई किस किस किस्म की टाइप्स होती हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली लॉ की कितनी किस्म होती है, कितनी टाइप्स होती हैं। जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं आप, ठीक है, सबसे पहली सबसे बेसिक जो लॉ की किस्म है, ठीक है, इंग्लिश लॉ के हिसाब से, वो है भाई कॉमन लॉ एंड इक्विटी। कॉमन लॉ का मतलब ये है कि ये लॉ बना नहीं था, ठीक है, ये कहीं लिखत परत में नहीं था। ये लॉ इस तरीके से गवर्न होता था कि जो मखसूस केस आते थे जुडिशरी के पास, जजेस के पास, वो अपनी जजमेंट देते थे। जब वो जजमेंट अपनी देते थे तो वो लॉ का पार्ट बन जाता था, अलग से इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं की जाती थी। बिलखुसूस ये कि आप एक चीज चल रही है, ठीक है, दो लोगों में आपस में झगड़ा हो गया, अब झगड़े के ऊपर कोई कानून नहीं है, झगड़ा हुआ, जज ने पूरा केस सुना, केस सुनने के बाद अपना एक वर्डिक्ट दे दिया।
अपना एक डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन की बेसिस के ऊपर वो चीज कानून की शक्ल इख्तियार कर ली। ये था कॉमन लॉ, जो बेसिकली डेवलप हुआ लोकल कस्टम्स के थ्रू। जैसे लोगों ने प्रैक्टिस करनी शुरू की, अब वो सही थी गलत थी, उस तरीके से लॉ डेवलप होना शुरू हो गया। फिर ये सिस्टम ऑफ जजमेंट एंड प्रेसिडेंट्स के ऊपर है। मतलब ये है कि जैसे जैसे जजमेंट्स आती गई, जैसे जैसे केस लॉज आते गए जुडिशरी के पास, जजेस के पास, उन्होंने वैसे वैसे जब डिसीजन दिए, अपना वर्डिक्ट दिया, तो वो केस लॉ बनता चला गया। जैसे केस लॉ बनता चला गया, वो कानून का हिस्सा बनना शुरू हो गया। अलग से किसी ने दिमाग लड़ा के, ठीक है, कोई कानून नहीं लिखा। जैसे जैसे केस लॉ आते रहे, हम उसको डिस्कस करते रहे, डील करते रहे, वर्डिक्ट देते रहे, वो चीज कस्टम्स का पार्ट बन गई, वो चीज जजमेंट्स का पार्ट बन गई, वो चीज प्रेसिडेंट सेट हो गया। ठीक है, लास्टली इसके अंदर सिर्फ ही सिर्फ जो एक चीज है जिसके अंदर अगर सामने वाली पार्टी जो मजलूम है, जो जुल्म से सताया हुआ है, जिस पे जुल्म हुआ है, जालिम ने जिसके साथ जोर जबरदस्ती जबर किया है, उसके साथ कोई नाइंसाफी की है, तो उस केस के अंदर सिर्फ ही सिर्फ जो रेमेडी है वो डैमेज क्लेम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब जितना नुकसान आपको हुआ वो नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। उस बंदे को सजा होती नहीं होती, ये इस टॉपिक में डिस्कस नहीं किया गया था। ये काफी रिजिड और एक इनफ्लेक्सिबल किस्म का लॉ है, क्योंकि जो वर्डिक्ट सेट हुई है, जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है, जो जजमेंट आ चुके हैं, उसको वापस जाके रिविजिट नहीं किया जाता। आपका कोई केस लॉ आया, अगर ऑलरेडी उसके ऊपर कोई जजमेंट थी, तो जो कोर्ट है वो उसी के ऊपर जजमेंट दे देगी। कोई नया केस लॉ होता, उसके ऊपर कंसेंसस होंगे, उसके ऊपर नई जजमेंट दे दी जाएगी। दैट्स इट। ऑलरेडी केस लॉ सेटल्ड है, उसको आपको वैसे ही सेटल किया जाएगा, रिगार्डलेस आपकी क्या पोजीशन थी, क्या इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन थी नहीं थी, आपको एक ही पैराए पे रखा जाएगा। ठीक है, और ये काफी रिजिड और इनफ्लेक्सिबल किस्म का है। जैसे जैसे इसके अंदर सॉर्ट ऑफ आई वुड से ऑब्सलेंस आनी शुरू हो गई, लोगों को इंसाफ नहीं मिलना शुरू हुआ, इनइक्वालिटी ने जन्म ले लिया, फेयरनेस की बात कोई नहीं कर रहा था, इनजस्टिस वाज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। तो एक कॉन्सेप्ट आया जो इक्विटी पे था, जो फेयरनेस के ऊपर था, जो बात करता था कि यार लोगों को उनका हक अदा होना चाहिए, लोगों का उनका हिस्सा मिलना चाहिए। तो फिर इक्विटी का कॉन्सेप्ट आया जो काफी फ्लेक्सिबल था, जिसके अंदर रेमेडी थी इंजंक्शन की और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। इंजंक्शन का मतलब होता है किसी को किसी काम से रोक देना, उसकी जो राइट्स हैं वो थोड़े से काटेल करके वो जो हरकत करने जा रहा था उसको कोर्ट के थ्रू वो हरकत करने से रोक देना, इंजंक्ट कर देना। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि जो परफॉर्मेंस वो नहीं कर रहा था, कोर्ट के थ्रू उसको वो परफॉर्मेंस करवा दी गई। ठीक है, ये डील करता है इनजस्टिस से, काफी फ्लेक्सिबल किस्म का है, फेयरनेस के ऊपर है। ठीक है, वो कहता है ट्रुथ शैल प्रिवेल। तो ये कॉन्सेप्ट ही इसी के बेसिस के ऊपर आया था। जब लोग सताए हुए थे कॉमन लॉ से, तो लोगों ने दरख्वास्त दायर की कि यार मुझे कॉमन लॉ पे जज नहीं किया जाए, मुझे बेसिकली कोई नए कानून के तहत जो है मेरे पास वर्डिक्ट आना चाहिए। तो उसके बाद इक्विटी का कॉन्सेप्ट आया। तो कॉमन लॉ था जो एक जजमेंट्स और प्रेसिडेंट्स पर सेट था, फिर उसकी बेसिस के ऊपर उसके रद्दो बदल के अंदर, ठीक है, लोगों ने, ठीक है, इक्विटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। जब इक्विटी कॉन्सेप्ट लेकर आए, वो फेयरनेस के ऊपर था, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर था, ठीक है, वो डील इनजस्टिस के ऊपर करता था। तो लोगों को मजीद उसके अंदर अफादियत होनी शुरू हो गई, लोगों को फायदा होना शुरू हो गया, क्योंकि जो जजमेंट्स थी उसका रिजल्ट कंपैरेटिवली बेहतर था। ठीक है, काइंडली कॉपी दिस डाउन, देन वी शैल मूव टू अनदर टाइप ऑफ लॉ, दैट इज प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। काइंडली कॉपी दिस डाउन। जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कॉमन लॉ क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, वैसे ही आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो है आपका अल्लाह भला कर, स्टॉप, स्टार्ट। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कॉमन लॉ क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, वैसे ही अभी हम लोग मजीद डिस्कस करेंगे प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ क्या होता है। ठीक है, तो प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ के अंदर जो बेसिकली मेन बेसिक डिस्टिंग्विशिंग एक फैक्टर है कि वो डील किसको कर रहा है। ऑल्दो दोनों का गोल सेट है,
दोनों का एम ये है कि भाई जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है, ठीक है, उसको प्रिवेल होना चाहिए, सैंक्टिटी जो है वो रहनी चाहिए। लेकिन दोनों के जो आई वुड से जो डिस्कशन पॉइंट है, जो फोकल पॉइंट है, वो टोटली डिफरेंट। वो कैसे? पब्लिक लॉ जो है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, प्लानिंग सॉर्ट ऑफ चीज हो गई, जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होती है चीजें, ठीक है, कि मुल्क किस तरीके से चलना है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन होना है, बजट कैसे पास करना है, लोगों को गवर्न कैसे करना है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी कैसे बनानी है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनानी है, ये तमाम की तमाम चीजें पब्लिक ओरिएंटेड लॉ के तहत है। लेकिन इससे साथ अगर कोई प्राइवेट के ऊपर हम बात करें तो प्राइवेट का मतलब यह है कि किसी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, कोई डिस्प्यूट की बात हो रही है, कोई बिजनेस ओरिएंटेड चीजों की बात हो रही है। मतलब यह है कि इसके अंदर आपकी जो डिस्कशन पॉइंट है, ठीक है, जो डीलिंग है, वो आपसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर है। मैंने और आपने ट्रांजैक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट की है, अगर उसके अंदर कोई कमी है, ठीक है, कोई फ्लॉ है, ठीक है, कोई मिस्टेक है, ठीक है, कोई फ्रॉड फैक्टर है, whatsoever there is something fishy in that particular transaction, तो वहां पे प्राइवेट लॉ जो है वो हरकत के अंदर आएगा, वो एक्शन के अंदर आएगा। लेकिन जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपका पब्लिक लॉ है, वो हरकत में आता है, उसके अंदर ज्यादातर आपकी क्रिमिनल केसेस हो गए, आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत हो गई, ठीक है, आपका कोई क्राइम हो गया, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो गई आपकी, जिसमें धोखाधड़ी, ठीक है, कोई जुर्म, ठीक है, या कोई इस तरह की चीज जिसके अंदर आपने डायरेक्टली कोई पब्लिक रिलेटेड कोई लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी की हो। तो इन दोनों की जो बेसिकली फोकल पॉइंट्स हैं, इन दोनों का जो डिस्कशन पॉइंट है, वो डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन वाइज है। यहां मैं ज्यूरिसडिक्शन का वर्ड सिर्फ जो है वो टाइप ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई करने की बात कर रहा हूं। जो आपका पब्लिक लॉ है वो पूरी आवाम के ऊपर लगता है, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर लगता है, जबकि आपका जो प्राइवेट लॉ है वो इंडिविजुअल्स की ट्रांजैक्शंस पे लगता है। अब वो 2 हो 10 हो, इट डिपेंड अपॉन वो लोग जो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंडल्ज थे, जो अफेक्टेड थे, ठीक है, तो वो इस लॉ जिसका नाम है प्राइवेट लॉ के तहत गवर्न किए जाएंगे। तो बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है? कंसर्न विद गवर्नमेंट प्लस ऑपरेशन प्लस फंक्शन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, whereas or wherein private law is a relationship, is disputes and the business. Both the law has the same sort of goal, that is to create social order. Kindly copy this down, then we shall move to another thing, that is civil and criminal. Kindly copy this down. इसी तरीके से अगर हम मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो बोर्ड के ऊपर तीसरे किस्म का लॉ लिखा गया है, वो है क्रिमिनल वर्सेस सिविल। क्रिमिनल का नाम सुनते ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि यार कोई ऐसा बंदा जिसने कोई गलत काम किया है, ठीक है, कोई उसने गुनाह किया है। गुनाह किस लेवल पे किया है? जिसने स्टेट का लॉ तोड़ा है। जब आप कोई गुनाह करते हैं स्टेट के अगेंस्ट, रॉन्ग डूअर्स जिसे कहते हैं, उसको नाम दिया जाता है स्टेट प्रोसिक्यूटर, ठीक है, क्योंकि आपने जो हरकत की है, जो बेसिकली आपने क्राइम किया है, इट्स टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री। तो आपके अगेंस्ट जो केस करता है वो स्टेट करता है, ठीक है, क्योंकि अब जो डिस्कशन है ना, ये मेरा और आपके दरमियान नहीं है। आपने जो क्राइम किया है वो बेसिकली इस लेवल का क्राइम है जिसके अंदर स्टेट जो है ना वो इन्वॉल्व हो चुकी है। द क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इट्स अ पब्लिक लॉ, क्योंकि पब्लिक लॉ इस तरीके से है वो, क्योंकि इसके अंदर स्टेट इन्वॉल्व हो चुकी है। अब स्टेट आपको सजा देगी, मैं और आप किसी को सजा नहीं दे सकते, हमारे पास ये राइट नहीं है। किसी को अगर उम्र कैद भी देनी है, इवन फांसी की सजा भी देनी है, या कोई भी किसी किस्म का फाइन लगाना है, तो वो स्टेट दे सकता है, एक आम नॉर्मल लेमैन नहीं दे सकता। कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स
आपके खिलाफ कर सके। बोर्ड पे अगर नजर डालें तो इसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले उसमें लिखा है कि भाई ये स्टेट प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, उसने कोई ऐसी हरकत जरूर की होगी जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। क्रिमिनल लॉ के अंदर सबसे खूबसूरती यह है कि वो कहता है कि भाई कंप्लायंस जो है उसकी इंश्योरिटी होनी चाहिए, उसकी श्योरिटी भी होनी चाहिए, उसकी इंश्योरिटी भी होनी चाहिए कि हाँ ये कानून कंप्लाई किया जाएगा। दूसरा, ये सोसाइटी की बेहतरी के लिए रेगुलेट करती है सोसाइटी के अंदर अमन और बेसिकली जो एक सॉर्ट ऑफ आई वुड से कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर है उसको रखा जाता है। इसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। अब यहां पे लिखा हुआ है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ यह है कि जिसके खिलाफ केस हुआ है उसको अपनी इनोसेंस प्रूफ करनी है कि भाई तू गुनहगार नहीं है। स्टेट अपनी हरकत में आ चुकी है तो तू अब प्रूफ कर कि तू गुनहगार है या नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर आप इसको लेकर जाए, ठीक है, तो कानून लिखने वाले ने बड़ी खूबसूरती से लिखा ये कि भाई अगर गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये रिस्पेक्टिव पर्सन जो है वो गुनहगार है, कानून का जो है वो गुनहगार है, इसने ये हरकत की है, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस बंदे के ऊपर है कि वो अपनी इनोसेंस प्रूफ करे। वैसे ही अगर कोई सिविल डिसोबीडियंस है, ठीक है, अब सिविल डिसोबीडियंस में क्या कह रहा हूं, मेरा सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस कहना ये है कि कोई आप क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप आपस के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, जो सिविल लॉ जब प्रिवेल होता है उसकी बेसिस के ऊपर अगर कोई आप खिलाफ वर्जी करते हो तो इस केस के अंदर डैमेजेस क्लेम तक आप जा सकते हो, ठीक है। किसी को कोई इंजंक्ट कर सकते हो, उसकी हरकत से रोक सकते हो या उसको वो हरकत करवा सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, इंजंक्शन करवा सकते हैं। उसके अलावा कंपनसेट करवा सकते हैं सामने वाले बंदे को जो ओरिजिनल पोजीशन थी जिसकी जो वजह से वो खो जा चुकी थी, ठीक है। अगर मुझे नुकसान हुआ, मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल शनाख्त खो चुका हूं, तो कंपनसेशन के थ्रू मुझे मेरी ओरिजिनल पोजीशन वापस मिलेगी, ठीक है। सेटल डिस्प्यूट्स हैं, पे डैमेजेस, इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो प्रूफ करना है कि भाई ये हरकत मेरे साथ हुई है, कौन करेगा? हमेशा इसके अंदर वो बंदा करेगा जिसके खिलाफ जुल्म हुआ है। डिफेंडेंट जो अनदर पार्टी होती है, सामने वाली पार्टी होती है, तो वो क्यों बर्डन प्रूफ करेगी भाई? अगर आपने ज्यादती की है किसी के साथ, ठीक है, तो मैं प्रूफ थोड़ी करूंगा मैंने आज ज्यादती की है इस बंदे के साथ या मैंने ज्यादती नहीं की है इसके साथ। अगर मेरे खिलाफ केस हुआ है तो सामने वाली पार्टी तो क्लेमेंट है जो केस फाइल करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूफ करे कि हाँ उसके साथ ज्यादती हुई है, मैंने ज्यादती उसके साथ की है। तो यहां पे बेसिकली जो है एक सॉर्ट ऑफ चार्ट बना हुआ है जो पूरा क्रक्स डाउन कर देता है दोनों लॉस को, ठीक है। तो काइंडली कॉपी दिस डाउन। इसके बाद हम लोग फिर कोर्ट सिस्टम पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, कानून भी डिस्कस कर लिया क्या होता है, उसकी टाइप भी डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं कोर्ट रूम के अंदर, ठीक है, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स के अंदर आते हैं कि भाई कोर्ट का काम क्या होता है। तो पहले कोर्ट को समझने के लिए उसके जो फंक्शंस हैं उसको डाइसेक्ट करना, उसको इवेल्युएट करना, उसको एनालाइज करना बड़ा जरूरी है, ताकि पता चले कि भाई सिस्टम ऑफ कोर्ट्स के अंदर कोर्ट का बहरहाल फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है कोर्ट का वो ये है कि भाई क्रिमिनल और सिविल के जो केसेस हैं, जो मामलात हैं, उसको सेपरेटली डील करना। सिविल की कोर्ट अलग, क्रिमिनल कोड अलग, ताकि इसके अंदर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो, कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो। क्योंकि जब दोनों लॉ डिफरेंट लॉज के तहत इवेल्युएट भी होंगे, उनकी सजाएं भी उसी हिसाब से होंगी, तो क्यों हम उनको एक ही कोर्ट के अंदर चलाएं? हम डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो केसेस हैं उसको डील करें। तो पहली क्या चीज है कि सिविल और क्रिमिनल की एडमिनिस्ट्रेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट कोर्ट्स, पहले काम तो ये हो गया इसका। अच्छा भाई, दूसरा काम ये है कि भाई लोकल कोर्ट्स बहुत सारी बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि इतने किस्म का क्वांटम है केसेस के ऊपर कि अगर आप सुनने बैठो तो कितना टाइम लग जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि भाई हर चीज अपने पास ना रखो, कुछ चीजें लोकल कोर्ट्स के अंदर, स्मॉल कोर्ट्स के अंदर ट्रांसफर करो, ताकि जो
जजमेंट्स हैं उसकी स्पीड थोड़ी सी क्विक हो जाए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, ठीक है, थोड़ी स्विफ्टनेस आ जाए, ठीक है, और थोड़ी सी बेहतर जजमेंट्स आ जाए। क्योंकि अगर एक बंदा सारी जजमेंट खुद पास करना शुरू कर देगा तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ आई वुड से प्रॉब्लम्स इन गिविंग द जजमेंट्स, बिकॉज अगर एक बंदा इतना ओवरबर्डन हो जाएगा, इतना ओवरडू हो जाएगा, तो वो जजमेंट्स कैसे निकालेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि भाई तमाम केसेस अपने पास ना रखो, लोकल कोर्ट्स को या स्मॉल कोर्ट्स को ट्रांसफर करना शुरू कर दो। ठीक हो गया। फिर आया स्पेशलाइजेशन का। देखो स्पेशलाइजेशन के अंदर यह है कि जब एक चीज डिफाइंड है कि भाई क्रिमिनल ऐसे और सिविल ऐसे, वैसे ही सिविल जुरिस्डिक्शन के अंदर भी मजीद बाइफर्केशन है कि यार ये केस यहां सुना जाएगा, ये केस यहां सुना जाएगा, इस नौयत का केस इस कोर्ट में सुना जाएगा, उस नौयत का केस उस कोर्ट में सुना जाएगा। तो ऐसे करते करते अगर आपने कभी एक चीज पढ़ी हो बिजनेस के अंदर, डिवीजन ऑफ लेबर, बिजनेस में कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस स्टडीज के अंदर, डिवीजन ऑफ लेबर। जब आप अपने काम को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ देते हो तो जो बंदा जो काम कर रहा होता है उसके अंदर वो महारत हासिल कर लेता है, स्पेशलाइजेशन अटेन कर लेता है। वैसे ही अगर सिविल केसेस को भी मैं डिफरेंट कोर्ट्स में तोड़ दूंगा तो जो बंदा इसको डील कर रहा है वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा, और जजमेंट की जो बेसिकली आपकी सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और लास्टली सिस्टम ऑफ अपील्स लेकर आए कि यार जो जजमेंट्स आपकी लोअर कोर्ट्स के अंदर आ चुकी हैं वो सही आई है गलत आई है, इसके अंदर भी जो बेचारा मजलूम है वो आगे उसके पास एक राइट है कि वो अपनी अपील दायर कर दे अपर कोर्ट्स के अंदर ताकि उसको इंसाफ मिल सके। इंसाफ के इस जद्दोजहद के अंदर बेसिकली एक सिस्टम ऑफ अपील्स आया कि आपने जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें क्या जजमेंट पास हुई है, किस पैराए के अंदर हुई है, किस माइंडसेट के साथ हुई है, किस टाइम ऑफ फ्रेम के साथ हुई है, किन कंसिडरेशंस के साथ हुई है, उसको इवेल्युएट और जज किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है। आइदर वो चीज अपहेल्ड हो जाती है, मतलब गो विद द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट, और उसको टार्निश करके उसको खत्म करके ठीक है नया डिसीजन दिया जा सकता है, या उसी लोअर कोर्ट को एक मजीद डायरेक्शन देके आप अपना जजमेंट को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये चार किस्म के फंक्शंस हैं जो बेसिकली आपके सिस्टम ऑफ कोर्ट के अंदर है। काइंडली कॉपी दिस डाउन। अब इसके बाद हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, कोर्ट स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। स्टॉप। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि भाई कोर्ट किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है, वैसे ही अब हम कोर्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि भाई कोर्ट के फंक्शंस के बाद कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हम उस पर डिबेट करेंगे। ठीक है। तो ये लाइन से कुछ स्टेजेस लिखी हुई हैं, आप हैंडआउट में भी देख सकते हैं, पूरा चार्ट बना हुआ है कि किस तरीके से कोर्ट्स काम करती हैं। कोर्ट्स व्हाट आई सेड इन द फंक्शंस थिंग कि भाई कोर्ट हमेशा दो चीजों में बाइफरकेट होंगी, या सिविल में होंगी या क्रिमिनल के अंदर होंगी। तो एज ऑफ नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास आप केस लेके जाओगे। बहुत ज्यादा स्मॉल नेचर का केस होगा, डोमेस्टिक मैटर्स का केस हो सकता है, आप उसकी अदालत के अंदर ये केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे बेसिक बुनियाद जो है, अब ये डिपेंड करता है केस की नौयत क्या है। ठीक है। केस की नौयत ये है कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव और बहुत ही स्मॉल डिस्प्यूट है जिसको आपने केस डिस्कस करना है। ठीक है। एक सॉर्ट ऑफ फैमिली मैटर भी हो सकता है, डोमेस्टिक इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उसका मैटर आपने जब डिस्कस करना है तो आप मैजिस्ट्रेट की अदालत में जाओगे, वहां पे केस आपका सुना जाएगा। अगर वहां पे आपको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आप कहां चले जाओगे, क्राउन के अंदर। क्राउन कोर्ट है, ये अपील सुनता है बेसिकली मैजिस्ट्रेट की तरफ से जो अपील्स आती हैं, जो केसेस आते हैं जहां पे आपको लगता है कि आपको इंसाफ मुयस्सर नहीं हुआ है, प्रॉपर आपके साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ है, सेंटिटी प्रिवेल नहीं हुई है, ठीक है, फेयरनेस नहीं रखी गई है उस केस के अंदर, तो उस केस के लिए फिर आप क्राउन की तरफ रिजू कर लेते हैं। कुछ केसेस हैं जो काउंटी के अंदर जाएंगे, ये स्टेज 2 के अंदर ही है जिसका नाम स्टेज 2A दिया गया है, क्योंकि ये डायरेक्टली केस यही रिपोर्ट किए जाएंगे। मसलन
कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कोई टॉट है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टॉट क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे उन चैप्टर्स के अंदर जहां पे कॉन्ट्रैक्ट और टॉट को हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि बेसिकली दोनों लॉज हैं क्या। तो एज ऑफ नाउ कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपस में कोई लेन देन का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया आप लोगों ने, ठीक है, कोई टॉट है, ठीक है, जिसके अंदर ये चीज डिसाइड करनी है थर्ड पार्टी किस तरीके से डील होगी, तो उस केस के अंदर काउंटी कोर्ट्स हैं जहां पे आप रिज्यू करेंगे, अपना केस फाइल करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आप मैजिस्ट्रेट का दरवाजा नहीं खटकाओगे, आप डायरेक्ट काउंटी की तरफ चले जाओगे, ठीक है। क्राउन का दरवाजा भी नहीं खटकाओगे, क्योंकि क्राउन में वो चीजें हैं जो मैजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर चल के आपके पास आई हैं, ठीक है। फिर आता है भाई हाई कोर्ट, इसे कहते हैं डिविजनल कोर्ट्स। ये 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है, ठीक है। इसका सबसे पहला नाम है क्वींस बेंच, ठीक है, डिवीजन, QBD कहते हैं इसको। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और टॉट जो बेसिक काउंटी के अंदर जो चीजें होती हैं उनकी अपील सुनता है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो आपकी फर्स्ट, सेकंड और 2A, मतलब मैजिस्ट्रेट में जो आप केस हार चुके हो, क्राउन में जो केस हार चुके हो, काउंटी के अंदर जो केस हार चुके हो, तो उसकी सुनवाई हाई कोर्ट के अंदर होती है। तो हाई कोर्ट 2 किस्म के केसेस सुनता है, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और टॉट के केसेस, प्लस इसके अलावा जो अपील मैटर्स हैं जो लोअर कोर्ट से ट्रांसफर होकर हायर कोर्ट की तरफ गए हैं, ठीक है, तो वो सुनता है। अपील्स का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि आप लोगों ने कोई केस जैसे हार गए हैं किसी कोर्ट के अंदर, मैजिस्ट्रेट की अदालत में आप केस हार चुके हो, आपको इंसाफ नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, आप हाथ पैर रख के तो नहीं बैठ सकते ना, तो आपको जस्टिस चाहिए, तो आप अपर कोर्ट्स के अंदर जाते हो, अपना केस आप लेके जाते हो अपर कोर्ट्स की तरफ, ठीक है। जैसे अगर पाकिस्तान का सिस्टम बताऊं मैं, अगर तो कुछ केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट के अंदर होते हैं, अगर हाई कोर्ट में आपको इंसाफ नहीं मिलता आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो, ठीक है, उससे पहले लोअर कोर्ट्स होती है। वैसे ही इंग्लिश सिस्टम के अंदर आपको अगर इंसाफ मैजिस्ट्रेट में नहीं मिला, क्राउन में नहीं मिला, काउंटी में नहीं मिला, तो फिर आप अपर कोर्ट्स के अंदर जाना शुरू कर दो। तो यहां पे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है अपर कोर्ट्स के अंदर हायर कोर्ट, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला डिवीजन है वो है क्वींस बेंच डिवीजन। डिवीजन का मतलब यह है कि उसको स्पेसिफिकली इस चीज के अंदर ही रखा हुआ है कि भाई तुम यही काम करो, तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम्हें सिर्फ यही केस डिस्कस करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं करना। फिर चांसरी डिवीजन है, जो रेवेन्यू मैटर्स हो गए, प्रॉपर्टी इश्यूज हो गए, आपके बेसिकली ट्रस्ट हो गया, मॉर्गेज हो गया, पार्टनरशिप किस्म की चीजें हो गई, इनके जो इश्यूज हैं वो चांसरी डिवीजन है, जो स्पेसिफिकली इस नेचर की रखा गया है कि ये तमाम मैटर्स चांसरी डिवीजन डिस्कस करेगा। और लास्टली फैमिली डिवीजन, जो फैमिली ओरिएंटेड इश्यूज हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, ये तमाम चीजें जो है फैमिली डिवीजन, हाई कोर्ट में फैमिली डिवीजन जो है ये चीजें डिस्कस करेगी। इन्होंने ऑलरेडी ये चीज सेट कर दी है कि भाई ये डिवीजन ये काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्पेशलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। व्हाट आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ इट कि कोर्ट्स स्पेशलाइजेशन की तरफ हैं। अब जो यहाँ पे जज है क्वींस बेंच डिवीजन के अंदर, वो स्पेशलिस्ट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट और टॉट के अंदर, ठीक है। वो अपील सुन रहा है बेसिकली जो 1, 2 और 2A से आई है, ठीक है। जो फैमिली डिवीजन का है वो काफी महारत हासिल कर चुका है, एक्सपर्ट हो चुका है फैमिली ओरिएंटेड मैटर्स के अंदर, फैमिली रिलेटेड मैटर्स के अंदर, पर्सनल इश्यूज के अंदर। वैसे ही चांसरी डिवीजन जो पार्टनरशिप नेचर का है, ट्रस्ट के ऊपर है, इंसॉल्वेंसी के ऊपर है, बैंक्रप्सी के ऊपर है, प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर उसके पास एक्सपर्ट और ग्रिप और एक्सपर्टीज आ चुकी है, स्पेशलिस्ट हो चुका है वो, ठीक है। इसके बाद कोर्ट ऑफ अपील है। कोर्ट ऑफ अपील में बेसिकली वो चीजें जाएंगी जहां पे आपको इंसाफ नहीं मिला। मकसद ये है कि आपको काउंटी के अंदर आपको इंसाफ नहीं मिला, आपका हिसाब पूरा नहीं हुआ, ठीक है, स्कोर सेटल अभी तक नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो काउंटी के अंदर अगर लेट से हार चुके हो, ठीक है, तो वो मैटर्स आप कोर्ट ऑफ अपील में लेके जा सकते हो। हाई कोर्ट में अगर आप हार चुके हो तो वो मैटर्स भी आप कोर्ट ऑफ अपील में लेके जा सकते हो। और लास्टली सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो बेसिकली अल्टीमेट कोर्ट है आपका, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है अब आपकी, ठीक है। तो ये लास्ट कोर्ट है जहां पे अपना केस आप फाइल कर सकते हो, अपनी सुनवाई करवा सकते हो, अपने इंसाफ के लिए दरवाजा खटका सकते हो। यहां पे बेसिकली वो केसेस जो आपको हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील में जिनमें आपको इंसाफ नहीं मिला, तो उन केसेस की सुनवाई, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। तो ये तो हो गया सिविल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं
क्रिमिनल का स्ट्रक्चर, कि क्रिमिनल किस तरीके से काम करता है। काइंडली कॉपी दिस डाउन, देन वी शैल मूव टू क्रिमिनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली क्रिमिनल का स्ट्रक्चर। क्रिमिनल का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली सिविल के स्ट्रक्चर से छोटा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काउंटी नहीं है, डिविजनल बेंचेस बाकी नहीं है, चांसरी नहीं है, फैमिली डिविजन नहीं है, क्योंकि ये काम होता है बेसिकली ऑफेंसेस के ऊपर और इंडक्टेबल्स के ऊपर। इंडक्टेबल्स का मतलब ये है कोई क्राइम होना, कोई ऑफेंस होना, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करना। तो क्रिमिनल का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आ रहा है, कोई ऐसी चीज जो फॉरबिडन बाय लॉ हो या प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। अगर इस तरह के केसेस हैं तो सबसे पहले वो जो नेचर ऑफ अगर ऑफेंस है वो काफी माइनर किस्म का है, छोटा किस्म का है, ठीक है, कोई इतनी खतरनाक किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो उसको मैजिस्ट्रेट की अदालत में सबसे पहले चैलेंज किया जाएगा। अच्छा, फिर मैजिस्ट्रेट की अदालत के बाद वहां पे कमिटेड फॉर ट्रायल एंड सेंटेंस है, ठीक है। अब आपको जो भी उसके ऊपर जो केस चलेगा जिसे ट्रायल कहते हैं और जो सजा मिलेगी उसको हम नाम देते हैं फर्स्ट इंस्टेंस। काइंडली नोटेड डाउन, इसको कहते हैं फर्स्ट इंस्टेंस, पहली सजा। पहली सजा आपको मिल गई, आपको मतलब यह है कि किसी क्रिमिनल को मिल गई, ठीक है। उसके बाद आप क्राउन के अंदर सीरियस सॉर्ट ऑफ नेचर्स के जो मैटर हैं वो डील करते हैं, ठीक है, और प्लस जो अपील्स हैं मैजिस्ट्रेट की तरफ से वो इसके पास आती है डिस्कशन के लिए कि अब क्या करना है, कि या उस बंदे को सजा सही मिली है या उसके साथ ज्यादती हुई है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट का नाम यहां पे नहीं मेंशन है, लेकिन हाई कोर्ट की एक डिवीजन है जिसे डिविजनल बेंच कहा गया है, जिसके अंदर क्वींस बेंच है, ठीक है, उसका नाम स्पेसिफिकली कहा गया है। लेकिन हम सिविल कोर्ट के अंदर जब चीजें डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हाई कोर्ट के अंदर ये चीज आई थी, तो ये भी हाई कोर्ट के अंदर ही फॉल कर रहा है, क्वींस बेंच, जहां पे बेसिकली जो है आपकी मैजिस्ट्रेट की और क्राउन की जो अपील्स हैं वो डिस्कस होंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई है या आपके साथ जो है डिसीजन सही तरह एक आपके जो हक नहीं मिल सका है आपको, ठीक है, जो आपके साथ जुल्म हुआ है, सितम हुआ है, उसकी आप अपील फाइल कर सकते हो क्वींस बेंच के अंदर। फिर इसके बाद आता है कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील के अंदर गोरे ने क्या कहा, गोरे ने कहा कि जो स्टेज 2 क्राउन के जो मैटर्स हैं, मैजिस्ट्रेट वाले जो मैटर्स हैं, जो आपको ना मैजिस्ट्रेट पे आपको उसका हक अदा हुआ, ना क्राउन लेवल के ऊपर आपको उसका हक अदा हुआ, ठीक है, तो आप जो है कोर्ट ऑफ अपील के अंदर वो केसेस जो क्राउन में आप हार चुके हैं, आप उसको यहां पे डिस्कस कर सकते हैं, आप उसको यहां पे अपील फाइल कर सकते हैं। और लास्टली सुप्रीम कोर्ट, जहां पे अगर आपको हाई कोर्ट के अंदर जो क्वींस डिवीजन बेंच है उसमें आपको हक अदा नहीं मिला, आपको इंसाफ नहीं मिला, आपको कोर्ट ऑफ अपील में इंसाफ नहीं मिला, तो ये दोनों किस्म के केसेस जो हैं आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया सिविल का और क्रिमिनल का। काइंडली कॉपी दिस डाउन, देन वी कैन मूव टू अनदर स्टफ।